नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं कोरोना की पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र ही देश का सबसे संक्रमित राज्य रहा है, जहां अभी भी 5000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच नासिक से एक और चौंकाने वाली खबर आई है, जहां कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मिले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीज मिले थे। जानकारी के मुताबिक नासिक जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर किशोर श्रीनिवास ने बताया कि नासिक में डेल्टा वेरिएंट से 30 लोग संक्रमित मिले हैं। 28 ग्रामीण क्षेत्र से हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों की रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे लैब भेजी गई थी, जहां से ये लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। WHO के मुताबिक अब तक 135 देशों में तेजी से संक्रमण फैलाने वाला डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। साथ ही WHO ने बताया था कि अगले हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना के 20 करोड़ मामले पहुंच सकते हैं। कोरोना को लेकर जारी बयान में WHO ने बताया कि दुनिया भर में 132 देशों में बीटा वेरिएंट के केस मिले हैं, जबकि 81 देशों में गामा वेरिएंट के केस मिले हैं। WHO के मुताबिक 182 देशों में कोरोना के अल्फा वेरिएंट के केस मिले हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट के केस 135 देशों में मिले हैं। ये सबसे पहले भारत में पाया गया था। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब जो डेल्टा वेरिएंट है वो पाया जाने लगा है और इसी बीच अकेले नासिक में जो है वो 30 संक्रमित मिले हैं। खास तौर पर जानकारी यह है कि 30 में से 28 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। तो अभी तक जिस ग्रामीण क्षेत्र को सेफ माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में अभी तक कोरोना की घुसपैठ नहीं हो पाई है, वो मिथक भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 30 में से 28 वेरिएंट का मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार के सामने भी पेश कर रहा है। क्योंकि अब बात ये आती है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ही डेल्टा वेरिएंट ट्रेस हो पाता है। हमारे देश में अभी इस तरीके की जो टेस्टिंग लैब हैं उनकी काफ़ी कमी है और ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जब जताई जा रही है, जब ये जताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा रहने वाला है, ऐसे में एक साथ अकेले नासिक में 30 संक्रमित मरीजों का डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मिलना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगला जो समय है वो सरकारों के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना की दूसरी लहर का तांडव दिखाई दिया, ऐसे में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के साथ साथ तमाम गतिविधियों का भी संचालन दोबारा से शुरू होना है, तब ये चुनौती अपने आप में बहुत बड़ी बनी। तो इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं। नरेश चावला जी, बहुत स्वागत है। आप नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तो एनबी न्यूज़ पर बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश चावला जी। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, तीसरी लहर की आशंका और के बीच एक बड़ी खबर ये आई कि अकेले नासिक में 30 लोग मिले जो डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित थे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप तीसरी लहर में इस डेल्टा प्लस की जो डेल्टा वेरिएंट आया है इसकी भूमिका को लेकर, और तीसरा डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अभी आना बाकी है? पवन जी, सच्चाई यह है कि आज से जस्ट 3.5 महीने पहले जो हमने सेकंड वेव का तांडव देखा है, हम आज भी सुन के भयभीत हो जाते हैं। और जो ये सच्चाई है, जो कभी लगती है आने वाला है, कभी लगता है नहीं आने वाला है, तो ये सच्चाई जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आज से शायद 2 महीने पहले एक प्रेडिक्ट किया था किसी ने कि जो हमारा देश है, अगर हम सेकंड वेव को देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और यूरोप से तकरीबन 2 ढाई 3 महीने पीछे चल रहा है। उनके यहाँ वेव पहले आती है, उसके बाद हमारे यहाँ आती है। तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि ये चुनौती बहुत ही खतरनाक है और हमें जरा जल्दी संभलना चाहिए। हमारे यहाँ देश में दिक्कत यह है कि कई इश्यूज चलते रहते हैं, वो हेल्थ इश्यूज जरा पीछे रह जाते हैं। मुझे खुशी थी जब कावड़ की यात्रा यूपी में और उत्तराखंड में कैंसिल की गई, केरला में ईद की सेलिब्रेशन कम की गई, ये बहुत अच्छा था। लेकिन अभी भी कोई सोचे
कि क्या बुरे से बुरा हो चुका है तो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कि अमेरिका में 100% डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां आज भी 1 लाख केस चल रहे हैं। इंडिया में डबल वैक्सीनेशन सिर्फ 8.2% डबल वैक्सीनेशन हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि हम कितने एक्सपोज्ड हैं। जो सीरो सर्वेस की गई हैं वो खुलेआम दिखाती हैं कि हमारी 1/3 आबादी टोटली एक्सपोज्ड है। दैट एक्सपोज टोटली वल्नरेबल है। वल्नरेबल मींस कि उनको खतरे पर हैं वो। जी चल रहा है जो डॉक्टर साहब, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। हम अपनी टीम से अनुरोध करेंगे कि इसको पहले ठीक कराया जाए और आपके पास वापस लौटते हैं। लेकिन इसी बीच जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी 2 केस पुणे में मिले थे। अब डेल्टा वेरिएंट जो है वो 135 देशों में फैला है, ऐसा WHO की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी लहर अभी भी जारी है। हालांकि इस बीच राहत भरी बात यह है कि करीब 50 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। नरेश चावला जी से हमारा कनेक्शन फिर से जुड़ गया है। डॉक्टर साहब, ये जो माफ़ी चाहेंगे, तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। दोबारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम उनसे। लेकिन कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, ये भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक बड़ी चुनौती। दूसरी तरफ अब तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी सियासी गतिविधियां शुरू कर चुकी हैं। तो नरेश चावला जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ जो सियासी गतिविधियां हैं धीरे धीरे वो फिर से शुरू हो रही हैं। अगर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की बात करें तो वहां पर भी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी और आम पब्लिक भी सभी मान चुके हैं कि कोरोना का दौर जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, सेकंड लहर से पहले भी मुझे अच्छी तरह याद थे, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे थे, यूपी में पंचायत इलेक्शंस चल रहे थे, और एक आधे और प्रदेश में भी ऐसा हो रहा था। तो मेरे हिसाब से जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि हेल्थ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेल्थ एक बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है कि बड़ी मीटिंग्स अलाउ करनी है कि नहीं करनी है, ये एक बहुत ही पेचीदा फैसला है। लेकिन कोई ये मत भूले कि जो डेल्टा प्लस का जो चुनौती है वो रियल है, उसमें कोई ये मत सोचे कब आ जाएगी, और वो हमारा डर शायद अगस्त के एंड पे या सितंबर के बिगनिंग में हो सकता है। अब मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ अनलॉक का प्रोसेस पूरा होता जा रहा है और सारी तरफ बात चल रही है, स्कूल भी खोल दो, मॉल्स भी खोल दिए हैं, सब ऑफिस भी खुल गए हैं। और उसके ऊपर भी एक और चीज है कि हमने देखा है विदेशों में लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर लेते हैं और दोनों चीजें एक साथ चल लेती हैं। हमारे देश में हम आपका जवाब पूरा करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की, जो नासिक में एक साथ 30 केस मिले हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बात कर रहा था कि जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, अनलॉक आप बता रहे थे, मॉल्स खोले जा रहे हैं, जनता भी अब इस चीज़ों को लाइटली लेने लगी है, ये कितनी बड़ी चुनौती है? दूसरी तरफ जनता की तरफ से ये भी कहा जाता है कि दिल्ली और महाराष्ट्र, यहाँ पर तो कोई चुनाव वगैरह जैसी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा दूसरी लहर का प्रकोप इन्हीं 2 राज्यों ने झेला। कैसे समझाएंगे ऐसे लोगों को? महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट भी है और वहाँ क्योंकि मुंबई भी है, तो मुंबई में और पुणे में इंटरनेशनल ट्रेवल जो है ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से हमने देखा कि सेकंड वेव में भी और महाराष्ट्र पे असर जो ज्यादा आया था। और अब केरला पे असर ज्यादा इसलिए आया हुआ है कि केरला के लोग पहले एक्सपोज नहीं हुए थे। दिल्ली की जहां तक बात है, आप पवन मत भूलिएगा, हमारे देश में जो इंटर रोड, इंटर रेल और इंटर जो एयर ट्रेवल है वो लगातार चलता रहता है।
देखिए आवाजावी एक दूसरे स्टेट से लगातार चलती रहती है, तो उससे एक से दूसरे में फैलने में बहुत ही तेजी से होता है। प्लस आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो वाइब्रेंट लेबर है देश में वो इधर उधर, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये बड़ी तेजी से संक्रमण फैलता बहुत तेजी से है। और ये डेल्टा प्लस तो पिछले डेल्टा से भी कहीं ज्यादा इन्फेक्टिव है और इतना तेजी से फैलता है कि अभी तो हमने दिल्ली में केस देखे नहीं है, लेकिन जो केसेस हमने सुने हैं, उनके डिटेल्स पढ़े हैं, तो इतनी तेजी से फैलेगा कि पेशेंट को सिंपल बुखार भी नहीं होगा, सिंपल खांसी भी नहीं होगी, वो सीधा ही लंग पे ट्रैवल करता है। तो हमारे हिसाब से हमें जो प्रिपरेशन है वो कहीं कहीं ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। प्लस जो तीसरा डर जो हमें अभी भी दुख दे रहा है वो है कि जो बार बार कहा जाता है कि ये बच्चों को अटैक कर सकता है, क्योंकि बच्चे कोरोना वायरस अपने आप को इस हिसाब से बदलता है कि वो शायद बच्चों में घुसने की कोशिश करेगा। हालांकि जो हमारा सीरो सर्वे हुआ है उसमें बच्चों में भी पाया गया है कि उनमें इम्यूनिटी इतनी कम नहीं है, ठीक इम्यूनिटी है। इन सब बातों को हम मिला भी लें तो कोरोना वायरस की जो खतरनाक पने को हम कम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये वायरस अपने आप को बहुत ज्यादा म्यूटेट यानी कि बदलने की क्षमता रखता है। कब कैसे बदल जाएगा नोबडी नोज। तो इसलिए हमारा जो प्रिपरेशन लेवल है, जो हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो ढीली नहीं पाई जाती है। जैसे पिछली बार सेकेंड वेव से पहले हुआ था, वी वर कॉट ऑफ गार्ड, एकदम तबाही फैल गई थी। एटलीस्ट इस बार हमें जो कुछ भी करना है वो स्टेप बहुत जल्दी भी लेने चाहिए और बहुत पर्याप्त भी लेने चाहिए, ताकि जो पिछली बार हमने खौफ देखा है बीमारी का वो इस बार ना आ पाए। जी, तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारे देश में एक जनसंख्या का घनत्व है, उस घनत्व को देखते हुए हमारी तैयारियां कितनी हैं, और खासकर जब डेल्टा वेरिएंट, अब आप बता रहे हैं कि इसका एक अपडेटेड वर्जन, म्यूटेंट वर्जन और आ रहा है, डेल्टा प्लस, ऐसे में हमारे पास जो टेस्टिंग लैब्स हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसके जरिए ये पता चल पा रहा है। ये सच है कि अभी भी हम वही टेस्ट किए जा रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। कायदे से डेल्टा प्लस को अच्छे डायग्नोस करने के लिए हमें जो टेस्ट है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग थे, ताकि उसका कंफर्म रेट ज्यादा रहे। तो आई थिंक ये तो हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट्स और लेबोरेटरीज फैसला करेंगी कि कैसे टेस्ट दिया जाए। ये वो पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि अभी हमने डेल्टा प्लस के केस इंडिया में कम देखे हैं, तो अब हमारे देश में नई जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बहुत सारी सेटअप की गई हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि जो टेस्ट लेटेस्ट निकलेगा वो डेल्टा प्लस को आसानी से पकड़ पाएगा। लेकिन ये भी सच है कि हमारी जागरूकता कई लेवल पे प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे जरूरी लोगों के लेवल पे कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो। कोई भी आता है, डेल्टा प्लस आता है, कोई भी वेव आती है, थर्ड वेव आती है, फोर्थ आती है, हम बच सकते हैं। दूसरा लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीनेशन, जैसा कि आपने भी बताया कि 50 करोड़ हम टच कर चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट 94 करोड़ है जो हमें एडल्ट्स को हमने दिसंबर 31 तक लगाना है। नंबर 2। नंबर 3 जो हम यूज करते हैं वर्ड टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, उसके लिए जहां भी कुछ पाया जाए तो वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और फटाफट उसको कर्व किया जाए ताकि वो बाकी ज्यादा फैल ना सके। तो पवन जी, जो हमारी जो पॉलिसी है ट्रीटमेंट करने की, वो बहुत ही डायनेमिक होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही तेजी से एक्ट करने चाहिए, क्योंकि हम स्टैटिकली बिहेव नहीं कर सकते। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 10 लाख डॉक्टर्स, 10.5 लाख डॉक्टर्स हमेशा जागरूक रहते हैं हॉस्पिटल्स में एज कोरोना वेरिएंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुका एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उसी के साथ नासिक में एक साथ 30 डेल्टा वेरिएंट के पॉजिटिव पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा उनकी पहचान हुई, और चिंता भरी बात यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 28 लोग शामिल हैं। जब बात की जा रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी कोरोना से थोड़ा सेफ हैं, लेकिन अब यह मिथक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। जान के साथ जहान की फिक्र जरूर रखनी है, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया गया है, जिसमें मास्क है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है और जिसमें बार बार हाथ धोना है,
इस प्रैक्टिस को हमको कंटिन्यू रखना है। एनबी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप जो सरकारों के द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं उसके पालन के साथ साथ आपने अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो तो करनी, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है महामारी को आए हुए। ऐसे में अब इस महामारी के साथ ही जीना है और इससे हमको पार पाना है। तो इससे पहले बताया जा रहा है कि पुणे में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिले थे और ये वायरस बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। ऐसे में जब वैक्सीनेशन करीब 50 करोड़ लोगों का हो चुका है और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस वर्ष के अंत तक एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी वर्तमान में वैक्सीन का उत्पादन जो है वो 40 लाख रुपए माफ़ कीजिएगा 40 लाख डोज प्रतिदिन है। और इसमें हैरानी भरी बात यह है कि 40 करोड़ डोजेस से 50 करोड़ का ये जो आंकड़ा आया वैक्सीनेटेड लोगों का, वो महज 20 दिन में पूरा हुआ है। यानी कि 20 दिन में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई हैं। लेकिन इसी के साथ शुक्रवार को एक जानकारी ये भी आई, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन नाम की एक रिपोर्ट आई। इसमें वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन की डोज लगवा लें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सीडीसी के डायरेक्टर हैं रोशेल वॉलेंस्की, उनका कहना है कि अगर आप पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वैक्सीन लगवाने के बाद उसको एक बूस्टअप मिल जाता है। दूसरी तरफ सरकार जो है वो भी बार बार अपने प्रयासों को युद्ध स्तर पर जारी रखे हुए हैं, चाहे इसमें एक के बाद एक नई वैक्सीन की बात हो। एक और नई वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की से बात चल रही है, वो भी बहुत जल्द लॉन्च हो सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे ज्यादा त्रासदी की बात की जाए तो जिन राज्यों में ये सबसे ज्यादा त्रासदी कोरोना ने मचाई वो उसमें दिल्ली का एक प्रमुख स्थान रहा। देश में तीसरी लहर की बात की जा रही है, लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर 3-4 लहरें वहां के स्वास्थ्य मंत्री बता चुके हैं सत्येंद्र जैन जी कि हम पहले ही देख चुके हैं। कितनी बड़ी तैयारी अब ये जो है जब पूरे देश में वैश्विक स्तर पर तीसरी लहर आने वाली है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो कोरोना कहर था वो सबने देखा था, पहली लहर भी देखी और उसके बाद में दूसरी लहर थी, जो उसका दूसरी लहर का जो आतंक था वो भी देखने को मिला, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आई। सरकारों के हाथ से कुछ भी नहीं था जो सरकारें कंट्रोल कर पाती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, कोरोना का जो कहर था वो भी देखने को मिला, अस्पतालों के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो भी देखने को मिली। लगातार कहीं ना कहीं जनता जो बिल्कुल परेशान थी। और अब जिस तरीके से विशेषज्ञों की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जिस तरीके से कहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से डेल्टा प्लस की बात करें, वायरस की और बात करें, लगातार कई वायरस जो है वो दिल्ली के अंदर पैर जमाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर का जो खतरा था वो जरूर कम हुआ है, मगर तीसरी लहर का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। और वही चीज यहाँ पर जनता भी अब कहीं ना कहीं अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, आप बता रहे हैं कि जनता नियमों की अनदेखी करती हुई नजर आ रही, लेकिन एक लंबा वक्त जनता ने झेला, घरों के अंदर कैद रहे, लॉकडाउन का पालन किया। अब इसी के साथ एक बार फिर से ये चुनौती आ रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोशिश करें अगर 2-1 लोगों से आपकी बात हो पाए वहां पर कि वो अब तीसरी लहर को लेकर किस तरीके की सोच रखते हैं और उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल लापरवाही करती नजर आ रही है, क्योंकि मास्क तक नहीं लगाया जा रहा है। और हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे, लगातार पीछे हमारी जनता भी दिख रही होगी आपको किस तरीके से लोग बाग जो है वो मास्क तक का यूज नहीं कर रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं देखिए ये जो ये हाथ गाड़ी जो लेके आ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगा रहे हैं। इनके पीछे भी देखिए लगातार कहीं ना कहीं जो है लोग हैं वो वायरस का मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें बनेगी। मगर इसी को लेकर सरकार के तरफ से भी यही कहा गया है कि लोग बाग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रहे। मगर अभी तक जिस तरीके से खतरा बना हुआ है उससे साफ जाहिर है जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है, तीसरी लहर समय से पहले भी आ सकती है और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। जी स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन जो तमाम रोजमर्रा की चीजें हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि जान के साथ साथ जहान का भी ख्याल रखना है, और इसी को लेकर वहां पर जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, क्योंकि लंबे समय तक देश को बंद भी नहीं किया जा सकता। लेकिन WHO की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहेंगे तो आप इस वायरस से बहुत हद तक बच सकते हैं।
कितना इस बिहेवियर का पालन होता हुआ आप देख पा रहे हैं? दूसरी बात कि जो मैंने कहा, अगर आपको कुछ लोग मिलते हैं उनसे पूछें कि वो तीसरी लहर को लेकर कितने तैयार हैं, और अगर कोई सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि पिछली बार केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार ने ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, तो कितने तैयार रहेंगे वो? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती नजर आई दूसरी लहर के अंदर। वही चीज अब जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। और कहीं ना कहीं हम बार बार वही चीज कह तो है वो नियमों का पालन करे, अधिकारी जो है बाजारों के अंदर सख्ती रखे, मगर यहाँ पर लगातार जो है जनता जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए पुलिसकर्मी जो जा रहे हैं ये लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। जनता को समझना होगा कि कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन जरूर करना होगा। जी ठीक है राजीव तिवारी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, और इसी को लेकर दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, अरविंद केजरीवाल ने उससे पहले एक कड़ा स्टेप लेते हुए काफी समय तक दिल्ली को बंद रखा था। अब जो वहां की जनता है वो कितनी तैयार नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल तो जनता ने नियमों का पालन नहीं करने क्या सूझ रहे हैं। लॉकडाउन का अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, मगर लगातार जनता के लिए कहा गया था कि जनता नियमों का पालन करे, मास्क का यूज करे, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करे, मगर यहाँ पर जनता बिल्कुल लापरवाही करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं लोग बाग जो है वो नियमों का पालन करना नहीं चाहते, क्योंकि शायद जनता को लगता है कि सरकारें कुछ नहीं करेगी, उनको ही करना पड़ेगा, मगर वो नियम जो है वो फॉलो नहीं करना चाहते, और जिसकी वजह से खतरा जो है यानी तीसरी लहर का जो खतरा है वो बिल्कुल बना हुआ है। जी इसी के साथ दिल्ली सरकार ने कड़ा स्टेप लेते हुए चालान की कार्रवाई की थी, और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी जगह जगह रेड लाइट्स पर तैनात कर दिया गया था। अब वो स्थिति कैसी है? क्या अभी भी वो प्रक्रिया जो शुरू की गई थी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, वो प्रभावी दिख रही है? देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार जगह जगह हर रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के जवान तैनात किए गए थे, तो 2000 रुपये जो लोग हाथ नहीं लगा रहे थे। मगर हमारे पीछे रेड लाइट है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भी कोई भी सिविल डिफेंस का जवान नहीं, ना ही कुछ चलान के लिए रुका जा रहा है, ना ही चलान काटे जा रहे हैं, और ना ही यहाँ पर वो सिविल डिफेंस जो अधिकारी होने चाहिए थे वो भी नहीं है। मगर यहाँ पर दिल्ली का थाना भी है, थाना भी है, वो भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं, और खुद जैसा भी था आपने देखिए तो पता जा रहा है के नाम पर फॉर्मेलिटी जाहिर है सरकार ने गाइडलाइन, मगर गाइडलाइन का पालन कराने वाले होने चाहिए थे, अनदेखी कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा आगे भी जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम कोरोना की तीसरी लहर के बीच चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या कुछ प्रभाव हो सकता है, क्योंकि आहट इसकी दिखाई देने लगी है। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, महाराष्ट्र ने जिस तरीके का दंश झेला है, जो परेशानी झेली है, ऐसे में एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र पर ही जताया जा रहा है। किस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं? क्या इंतजाम किए गए हैं और जनता के बीच किस तरीके का माहौल है? महाराष्ट्र जो है देश का नंबर 1 कोरोना संक्रमित राज्य बना हुआ था। हालांकि कई जिले अब भी लगातार प्रभावित है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 15 अगस्त से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी कोविड सेंटर अब बंद किए गए थे उसको जो है पूर्णतः जो है 12 अगस्त से सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दे दिया गया है। वही महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए करीब 25 करोड़ की दवाइयां खरीदने का जो आह्वान कर दिया है, और लगातार डॉक्टरों और नर्स वार्ड बॉय की भर्ती भी लगातार की जा रही है। लिहाजा देखा जा रहा है कि किस तरह से मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगातार कोरोना
संक्रमण के अलावा जो डेल्टा वेरिएंट का मामला है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जानकारों का ऐसा मानना है कि कोरोना से ज्यादा खतरा जो है डेल्टा वेरिएंट से है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार अब डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी चिंता जाहिर कर रही है। जी डेल्टा वेरिएंट से सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ चुका है, उसके एक अपडेटेड वर्जन, और अभी नासिक में जो एक साथ 30 केस मिले हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती सामने है। पब्लिक के बीच किस तरीके का माहौल है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सरकार के साथ साथ जनता का तालमेल भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वैसी लड़ाई है जो कंधे से कंधे मिलाकर लड़ी जानी है। जाहिर तौर पर देखिए पवन जी, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार आम जनता और मुंबई करो से आह्वान कर रही है कि जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन जारी किया गया उसका पालन करें, लेकिन लगातार तमाम छोटे मोटे शहरों या फिर राज्यों या जिलों में देखा जा रहा है कि लोग जो है कोरोना का पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका और मुंबई की पुलिस को जो जिम्मेदारी दी है कि लगातार जो है उन पर नजर बनाए रखे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें लगातार आ रही है कि किस तरह से लोग जो है अब अभी कहीं कहीं लापरवाही करते हुए नजर, फिलहाल आम जनता की यही राय है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 2 साल से कोरोना के नाम पे बंदी रखा था, अब लोगों को उससे छुटकारा चाहते हैं, लोग उससे निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है। तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मरना है तो कोरोना से क्यों मरे, बल्कि भूखे क्यों मरे। लिहाजा लोगों का पेट भरने के लिए जो प्रक्रिया वो कहीं के लोग कर रहा है। हालांकि इसमें तमाम जो सरकार की अनियमितताएं भी सामने आ रही है कि सरकार जरूर कहती है लेकिन उसके अमल पूरी तरीके से नहीं होता है। सत्यप्रकाश जी, अगर आप वहां पर स्थानीय लोगों से किसी से बात कर पाए, 2-1 लोगों से, कि वो किस तरीके से अब देखते हैं और आने वाले समय में किस तरीके से वो इस चुनौती से लड़ने वाले हैं, तो बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल पवन जी, देखिए मैं बात जरूर करूंगा। सबसे पहले बताइए कि कोरोना को लेकर अभी क्या चल रहा है, किस तरह की धारणाएं अभी भी बनी हुई? कोरोना को लेकर के तो बहुत गलत धारणाएं लोगों में, डर का खौफ बिल्कुल निकल गया है। लोग जैसे मास्क लगाना भूल ही गए हैं। बहनें देखो, बेटियां देखो, भाई देखो या पुरुष देखो, जो भी है, बड़े बड़े जो भी डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स है, उन लोग भी वो भी इसे हल्के में ले रहे हैं इस कोरोना के बीमारी को। जैसे लगता है कि कोरोना भाग गया है। उनसे पूछने पे ये बोलते हैं कि कोरोना है कहाँ, दिखा के बताओ जरा। देखिए सबसे आम सवाल की सरकार ये कर रही थी कि अगस्त महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। क्या लगता है कि सरकार जो कर रही है वैसी चीजें होने वाली है या कुछ इस तरह का लोगों के मन में चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है और सब जगह आई है। हम लोग दूसरे देशों से सबक ले सकते हैं। तीसरी लहर जो है वो आ चुकी है, आई है, लेकिन अपने लोगों को भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी पवन जी, तो इसके साथ साथ सत्यप्रकाश जी, ये जो कोरोना है ये एक तरीके से कॉम्बो होता है। जब आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर अटैक करता है और वो कम हो जाती है तो दूसरी बीमारियां घेर लेती हैं। एक तरफ जहां मानसून सीजन चल रहा है और मुंबई की बाढ़ जो है वो पूरे देश में जानी जाती है कि किस तरीके से त्रासदी वहां पर मुंबई में बारिश के मौसम में रहती है। ऐसे में मौसमी बीमारियों का अटैक और कोरोना का कॉम्बो बनता है, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के जो इंतजामात हैं वो कितने चाक चौबंद हैं? देखिए पवन जी, स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी कह दिया था कि जिस तरह से तमाम मानसूनी बीमारियां एक साथ पैदा हो सकती है, लिहाजा महाराष्ट्र में जो लगातार कई जिले जो है बाढ़ से प्रभावित रहे, हालांकि कई जिले पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसे में बीमारियों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के तमाम जो गांव खेड़े के जिले हैं, इलाके हैं, वहाँ ज्यादा बीमारियां देखें। हालांकि मुंबई में इस तरह की शिकायतें बहुत कम मिल रही है, लेकिन जो कोरोना वेरिएंट की शिकायत है या फिर डेल्टा वेरिएंट की जो शिकायत है वो कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है। लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है बिल्कुल कम होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आती है तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार और WHO ने लगातार महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया हुआ है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट को कायम करना या उससे लगाम लगाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लगातार अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ता है तो कोरोना की तीसरी लहर भी तेजी से बढ़ सकती है। सत्यप्रकाश, चलिए बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो वापस चर्चा पर लौटते हैं। कोरोना का जो तीसरा अटैक बताया जा रहा है देश पर, वो उसकी संभावना जताई जा रही हैं और जिस तरीके से नासिक में 30 मरीज एक साथ मिले हैं, उनमें से 28 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वो से ये जो डेल्टा वेरिएंट टेस्ट किया गया है इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक साथ 30 लोगों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है।
लोग जो है वो भी चिंतित हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से इनका मिलना ये और भी ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी 2 केस आ चुके हैं। इधर डेल्टा प्लस जो डेल्टा वेरिएंट है वो भी 135 देशों में फैले होने की जानकारी WHO की तरफ से दी गई है। तो चर्चा में वापस लौटते हैं। इंदौर से हमारे साथ गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। जिस तरीके से अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, गणेश, कितने चाक चौबंद आपको इंतजामात लग रहे हैं? और सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कोरोना की अगर तीसरी लहर की बात करें, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसके कहीं ना कहीं अब संकेत मिल चुके हैं। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 नए केस जो है सामने आए हैं, जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही प्रदेश की बात करें तो एक व्यक्ति की हालांकि इन्हीं लोगों में से मृत्यु भी हो चुकी है। इस तरह प्रदेश की अगर बात करें तो जहां 10,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौतें हो चुकी हैं, और अगर बात करें तो जो कुल आंकड़ा पहुंच चुका है वो 7,91,937 से ज्यादा आंकड़ा जो है कोरोना के मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। तो हालांकि लगातार जो है कोरोना के आंकड़े में एक बार फिर अगर पूर्व की बात करें तो जहां अभी आंकड़ों में कमी नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर अब आंकड़े इक्के दुक्के जो है बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी जोड़ना किसी तरह से कोई गलत नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश में तैयारियों की बात करें तो हालांकि अगर जो कोरोना की तीसरी लहर है वो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है, और बच्चों के लिए अब जो है विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो 18 प्लस उम्र के लोगों को जहां तक मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 75% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जो है लग चुकी है। ऐसे में अब जो है छोटे बच्चे जो है 4 वर्ष की उम्र के या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जो, या फिर जो माँ गर्भवती माँ है, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। सरकार अब जो है पुरजोर इन्हीं तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि अगर सबसे पहले बात करें पवन, तो जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसकी भयावहता सबने देखी है, और सरकार की कमियां भी सबने देखी हैं कि किस तरह से सरकार जो है तमाम वो इंतजाम करने में पूरी तरह से सफल नहीं रही, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वो तमाम इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हुई, और तमाम जो है जो बेडों की कमी देखने को मिली, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली, या फिर जो इंजेक्शन थे उनकी भी कालाबाजारी एक तरह से स्टार्ट हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, जिससे आम जनता पूरी तरह से परेशान नजर आई। अब ऐसे में सरकार जो है उन तमाम कमियों को दूर करने के लिए एक बार जो कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिले हैं उन पे कमियां दूर करने की एक बार कवायद तेज चालू हो गई है। जी पवन। गणेश, इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार जो है वो वैक्सीन है, और वैक्सीन को लेकर देश में कई तरीके की कई गैर जिम्मेदार लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई गई। ऐसे में कई जगह से ये तस्वीरें आई कि जब वैक्सीनेशन करने वाली टीम गांव में पहुंची तो लोग गंगा में कूद गए, लोग भाग गए घरों से कि कहीं उनको जो है ये इंजेक्शन ना लगा दिया जाए, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए था। अब फिलहाल माहौल कैसा है? देखिए, निश्चित तौर पर पवन, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर, हालांकि चाहे वो विपक्ष रहा हो या अन्य राजनीतिक दल रहे हों या फिर लोग रहे होंगे, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहे होंगे, उन्होंने अलग अलग तरह से वैक्सीनेशन को लेकर जोड़ा है। और कहीं ना कहीं जब वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टरों की टीम या स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती थी तो ऐसी कई जगह हालांकि लड़ाइयां भी हुई हैं, भागते हुए भी नजर आए हैं और उसका दुष्प्रचार भी करते नजर आए। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो सरकार और आमजन जागरूक हो चुके हैं। सरकार की जागरूकता और पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता के बाद आमजनों में जागरूकता जरूर आई है। अब वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें तो लगातार जो वैक्सीन जो है, लोगों की रुचि जो है काफी ज्यादा वैक्सीन को लेकर है, क्योंकि अब वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर अब लोग जागरूक हैं, और सबसे ज्यादा जहां सरकार तो लोगों को इस चीज पर ध्यान दे ही रही कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कराया जा सके, अब आमजन भी उसके सबसे ज्यादा भागीदारी दिखा रहे हैं। आमजनों की भी रुचि देखने को सामने आ रही है, जहां पर आमजन जो सेंटर है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन जो है सरकार की तरफ से जो निःशुल्क लगाया जा रहा है उसका लाभ मिल सके। जी पवन। गणेश, ये जो टारगेट एक सेट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि इस साल के अंत तक सभी को वैक्सीन लगा दी जाएगी, मध्य प्रदेश उस टारगेट की रेस में कहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए पवन, अगर बात करें मध्य प्रदेश की बात करें तो हालांकि मध्य प्रदेश ने अपने आप में एक इतिहास भी रचा था, जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है जिस दिन से अगर वैक्सीनेशन महापर्व चालू हुआ था
21 जून से, यानी कि योग दिवस है, उस दिन मध्य प्रदेश ने एक अपने आप में एक उसने वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड एक तरह से पूरे देश भर में बनाया था, और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है मध्य प्रदेश में लगाई गई थी उस दिन। और इंदौर की भी बात करें तो इंदौर ने भी, हालांकि उस दिन 2 लाख से ज्यादा लोगों को, इंदौर ने 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था। तो वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश हालांकि अभी सबसे आगे है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के वासी सबसे आगे हैं, और लगातार लोग लगवा भी रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ अगर पवन बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हमारे साथ विवेक जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को लगा रही है, उसको लेकर लोग जो है किस तरह से जागरूक हैं। विवेक जी, आप बताइए सबसे पहले, जो वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से लगाई जा रही है उसको लेकर क्या जागरूकता है और सरकार कितना उस पर सफल रही है? देखा जाए तो 21 जून के बाद मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ। और 21 जून को, जैसा कि आपने बताया, कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में नंबर 1 रहा वैक्सीनेशन में, और इंदौर जैसे शहर में भी 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। और लोगों में जागरूकता दिखी और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी। और आज भी देखा जाए तो इंदौर में तकरीबन 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका। और मध्य प्रदेश में ये एक अच्छा देखने को मिल रहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, और वैक्सीन का वेस्टेज भी कम हो गया इस कारण, और वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट है, और ये एक अच्छा संकेत है। जो है वो अभी रिपोर्ट कुछ किया कमियां गया है, हैं जो रिकॉर्ड किया सुधारने गया की है, जरूरत है। एक तो इसका एक और सभी को अपडेटेड मास्क वर्जन जरूर लगाना डेल्टा चाहिए, प्लस मास्क जो है लगाएं, वो मध्य मास्क का प्रदेश में उपयोग पाया गया था। करना 2 चाहिए। केस मिले थे। दूसरा, अभी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसकी कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में इसकी पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है, केरल की बात करें तो केरल में भी आंकड़े चालू हो चुके हैं। तो सरकार अगर बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर में कुछ कमियां भी थी, तो अब तीसरी लहर को लेकर सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे गणेश, यहाँ पर वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जवाब पूरा कराएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश जी, आपके साथ जो सज्जन हैं इनसे पूछेगा कि जो दूसरी लहर में वेरिएंट था उससे कई ज्यादा गुना प्रभावशाली वेरिएंट अब जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे बचेंगे? जनता ने दूसरी लहर और पहली लहर दोनों के दौरान बहुत ज्यादा संयम दिखाया था, अब कितने तैयार हैं ये लोग? विवेक जी, सबसे पहले मेरा यही प्रश्न है आपसे कि जो दूसरी लहर, उससे कहीं ना कहीं तीसरी लहर और ज्यादा भयावह है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्या लगता है आपको किस तरह से बचा जा सकता है? क्या सावधानियां बरतना चाहिए? आपको भी क्या लगता है, आपके भी परिवारजन है या जो इंदौर वासी हैं, प्रदेश भर के लोग हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचा जा सके? जैसा कि बताया जा रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट बच्चों पे अटैक कर सकता है, और वैक्सीनेशन जो अभी हुआ है वो 18 प्लस में हुआ। तो ये बिल्कुल सर्वविदित है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और वो ही सबसे पहले टारगेट हो सकते हैं। तो हमको सबसे पहले बच्चों की केयर करने की जरूरत है। स्कूलों में भी बहुत देखभाल करने की जरूरत है, किस तरह से क्या स्कूल खुल रहे हैं साथ में, और ये बहुत चिंता का विषय है कि बच्चों को हम किस तरह से देख रेख कर सकते हैं। तो इसमें पेरेंट्स, सरकार, आम लोग सभी की जागरूकता की जरूरत है। मास्क जरूर पहने, सभी लोग पहने। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जैसा कि बताया कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, पब्लिक बसेस शुरू हो गई हैं, उसमें 50% का जैसा तो नियम कायदे कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर 50% उसमें अगर अलाउ किया जा रहा है तो 50% ही सवारी उसमें पैसेंजर जाना चाहिए। तो कुल मिला के पवन, अगर यहाँ पे बात करें तो आमजन भी चाहते हैं कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उन पर सख्ती से अगर पालन कराया जाता तो हम इस जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो आगामी जो लहर देखने को मिलने वाली है, या फिर उसके अंदाजा लगाया जा रहे हैं, अंदेशा लगाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं। जी पवन। चलिए, बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी जी इस अहम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो कोरोना का जो ग्राफ है वो, उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, बार बार वो ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन इसी बीच दूसरी लहर का खात्मा अभी न समझा जाए और तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसी के साथ, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है, और बच्चों को लेकर खास तौर पर आगाह किया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसे में
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। पीकू वार्ड्स जिनको बोलते हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड जो हैं, उनकी भी स्थापना कराई जा रही है और तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, क्योंकि ये कहा गया कि दूसरी वेव में हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए थे, क्योंकि पहली वेव का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बाकी देशों की अपेक्षा नहीं पड़ा था और उस लापरवाही का खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आईं और तो इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज कुमार कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, यूपी में जिस तरीके के हालात रहे, सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा लोगों ने त्रासदी झेली और जितनी बड़ी जनसंख्या है उस वजह से अस्पतालों में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी, लोगों को जो है इलाज मिलने से पहले ही उनको बहुत कष्ट भोगने पड़े। किस तरीके की तैयारी अब देख पा रहे हैं? पवन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। जो स्थितियां वेव 2 में आई, कोरोना काल के सेकेंड लहर में जो दूसरी लहर में चली, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम जनता तो पीड़ित रही, वहीं प्रदेश सरकार से लेकर के आला अधिकारी तक इस चीज से दो चार होते रहे थे। लेकिन अब जो तीसरी लहर आ रही है, जिसको सबसे खतरनाक माना जाता है और इस वेरिएंट का एक नाम भी दिया गया है, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसे में 2022 का जो चुनाव आ रहा है वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को मुख्य प्रदेश के रूप में माना जाएगा और सभी पार्टियों के बड़े से बड़े नेता, दिग्गज से दिग्गज नेता यहाँ पर अपना डेरा जमाएंगे। ऐसी स्थिति में जो मौजूदा सरकार है वो 2022 को चुनाव को लेकर के तो चिंतित होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, जिसका अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः उसने शुरुआत भी कर दी, उसने अपनी दस्तक भी दे दी है। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा सवाल मौजूदा सरकार के सामने भी रहेगा और 2022 के चुनाव को लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए भी बहुत बड़ी प्रश्न है ये। पवन, अनुज, आपके साथ जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी बहुत कोरोना को लाइट लिया हुआ है, मास्क पहने नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इनसे पूछिए कि क्या ये तंग आ चुके हैं या फिर ये कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा अंदेशा जताया जा रहा है। अपनी ना सही, कम से कम बच्चों की फिक्र करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं पवन जी। हमारे पीछे एक व्यक्ति खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क का ये ओछा डाले हुए है, इसी को जब रोड से बाहर निकलते तो डाल लेते हैं इसको ऐसे करके। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना फिर से आ सकता है? महसूस किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार यादव। क्या करते हैं आप? यही बिजनेस है मेरा। अच्छा, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है या आ चुकी है, ऐसी स्थिति में आपकी क्या टिप्पणी है? क्या लगता है सरकार ने मौजूदा जो इंतजाम किए वो ठीक है या नहीं? ये अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हम लोग बाहर निकल के कुछ देखते हैं तो अभी वही माहौल बना रहता है। पवन, इनका ये कहना है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने शनि लॉकडाउन का घोषणा करी थी, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन से लेकर के पुलिस भी अब ढीला हवाली कर रही है, लोगों को आने जाने दे रही है, लोग गाने लगाए हुए हैं और सैटरडे और संडे वाला जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से सफल नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। पवन, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। हमारे साथ अनुज कानपुर से जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से आने वाले समय में अब चुनाव होने, 2022 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, अब ऐसे में जब तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई पंचायत चुनावों के दौरान, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने होगी? क्योंकि प्रक्रिया को तो वही संपन्न करवाएगा और उसी की जवाबदेही रहेगी। बिल्कुल पवन, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर है और जो चुनाव है, ये दोनों एक दूसरे के नदी के किनारे के समान है। एक तरफ से चुनाव चला आ रहा है बहुत बहाव में और एक तरफ से कोरोना ने भी अपना बहाव तेज कर रखा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जिस तरह से पूर्व में अगर हमने देखा तो जो जिला पंचायत के चुनाव करवाए गए, उस चुनाव में भी कहीं ना कहीं कई प्रोटोकॉल को टूटते हुए देखा गया। एक तरफ ये भी प्रयास था, लोगों का ये भी कहना था कि ऐसे दौर पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ऐसे दौर पे काउंटिंग नहीं होनी चाहिए और शिक्षकों को लेकर के वहां पर काउंटिंग के लिए भेजा गया। उसमें से कुछ लोगों ने को कोरोना भी हुआ, कोरोना की वजह से उनकी मौतें भी हुई, जिसके बाद प्रशासन ने उन मृतकों को
जो भी भुगतान करना था वो भुगतान भी किया। लेकिन जो 2020-22 का चुनाव है, क्षमा चाहूंगा, जो 2022 का चुनाव है, ये एक बहुत बड़ी समस्या कोरोना के सामने, एक बहुत बड़ी समस्या प्रशासन के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए खड़ी है। हालांकि अभी देखना इसमें यह भी होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने इस प्रोटोकॉल के लिए किस तरह से जारी करता है, किस तरह से पैरामीटर्स लागू होते हैं कि चुनाव के क्या स्टेप होंगे, कितने चरणों में चुनाव होगा। अभी तक तो इसके लिए कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 2022 का चुनाव वर्सेस कोरोना चुनाव होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।